हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 1 यानी कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमने स्टार्ट कर दिया था बहुत अच्छी तरीके से। एक पार्ट अभी तक मेरे चैनल पे अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा है आप जा करके देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट से और पूरी कोशिश करेंगे कि आज फाइनली इस चैप्टर को कंप्लीट करें बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए फिर जल्दी से शुरू करेंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर में इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या डिस्कस करा। सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, फाउंडेशन कहां से हुआ, कितने तरीके से उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट करा, कितने सेक्टर्स को एक्सप्लॉइट करा, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो हमारा फॉरेन ट्रेड हो। पूरे 200 ईयर्स उन्होंने हम पे रूल करा है ना। क्या करते थे वो, रॉ मटेरियल सारा इंडिया से ब्रिटेन लेकर के जाते थे, फिर ब्रिटेन से वही रॉ मटेरियल की मदद से फिनिश गुड बना करके इंडिया में ला करके बेचते थे, मार्केट भी कैप्चर कर लिए, सब चीजें करी थी। अभी इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं फटाफट से। सबसे पहली चीज, सबसे पहला टॉपिक जो आज का है वो क्या है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन इन इंडिया। कि जब हमारे पास यहाँ पर पार्टीशन हुआ आजादी के बाद, आजादी के आसपास का ये सारा चल रहा है, उससे पहले इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिपेंडेंस के समय पे, इंडिपेंडेंस के बाद, ये सब चीजें ही इसमें चल रही है ना। तो इंडिया जब इंडिपेंडेंस मिली यानी कि आजादी मिली, कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान अलग हो गया, इंडिया अलग हो गया, ये तो पता ही है आपको। तो उसमें क्या हुआ, सबसे पहली चीज जो लिखी हुई है वो है कि इफेक्ट में सबसे पहली चीज लिखी है कि रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हुआ। रॉ मटेरियल में सबसे ज्यादा चीज जो थी वो थी एक फर्टाइल लैंड था जो कि पाकिस्तान में चला गया हमारा, जिसमें जूट की खेती होती थी। जूट समझते हो ना, जूट का प्रोडक्शन होता था, जूट के जैसे जो सामान बनते हैं, तो वो सारा का सारा कहां चला गया, पाकिस्तान के साइड चला गया, जिससे हमारी जो जूट इंडस्ट्री थी, मिल्स थी, वहां पे जो है रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया। देखो ये लिखा हुआ है इसके अंदर, पार्टीशन से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जूट मिल्स जो कि कोलकाता में थी, टेक्सटाइल मिल्स जो कि मुंबई और अहमदाबाद में थी, जो सारा फर्टाइल लैंड था वो सारा कहां चला गया, जूट प्रोडक्शन वाला ईस्ट पाकिस्तान में चला गया जो कि बांग्लादेश का भी हिस्सा है। फिर उसके बाद फूड प्रॉब्लम, फूड प्रॉब्लम में जो वेस्ट पंजाब, जो हमारा सिंध इलाका था, वेस्ट पंजाब और सिंध, ये बहुत अच्छा इलाका माना जाता था फूड ग्रेन्स के लिए, यानी कि जो हमारे फूड वाली क्रॉप्स होती है उसके लिए। वो सारा का सारा कहां चला गया, वो सारा का सारा बेटा वेस्ट वेंट टू पाकिस्तान, पाकिस्तान में चला गया, जिससे बहुत ज्यादा फूड क्राइसिस देखने के लिए मिले। और लास्ट लॉस ऑफ मार्केट, जो हमारे बाजार थे वो भी अलग अलग हो गए। पार्टीशन से जो है हमारे मार्केट का साइज भी रिड्यूस हुआ, जिससे जो है इंडियन इंडस्ट्रीज पे भी इंपैक्ट देखने के लिए मिला, इफेक्ट देखने के लिए मिला। तो 3 पॉइंट थे, आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो क्या क्या सब चीजें इसके अंदर लिखी हुई है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट जो हमारा है वो है बेटा ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है, काम करने वाली पॉपुलेशन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस किस सेक्टर में है। 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में सारी नेचुरल चीजों से रिलेटेड आ जाता है, और सेकेंडरी में हमारा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आ जाता है। थर्ड होता है हमारा टर्शरी। टर्शरी में जितनी भी सारी सर्विसेज, चाहे वो बैंकिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है। ठीक है ना। तो सबसे मेन चीज, पहले तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन, रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है ना, समझ में आ गया ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर का मतलब। फिर है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या था, सबसे ज्यादा मुख्य मेन प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था कि काम व्यवसाय में सबसे ज्यादा जो मेन चीज थी वो एग्रीकल्चर ही थी। सब एग्रीकल्चर ही करते थे। ओवरऑल कितनी परसेंटेज, 75%। अगर देश में 100% है, मान लो 100 करोड़ लोग हैं, तो उसमें से 75 करोड़ जो हैं वो क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चर में ही एंगेज थे। ठीक है ना। उसके अलावा 25% जो है वो कहां पे है, वो है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में, यानी कि सेकेंडरी और टर्शरी में। ठीक है ना। प्राइमरी सारे कहां पे चले गए, 75% एग्रीकल्चर में। फिर उसके बाद रीजनल वेरिएशन। रीजनल वेरिएशन का मतलब है रीजन्स में। रीजन्स का मतलब जैसे इंडिया के कुछ हिस्सों में तो हमारे पास ज्यादा लोग काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, कुछ हिस्सों में जो है मान लीजिए आप सेकेंडरी और टर्शरी में काम कर रहे हैं। ये हो गया रीजनल्स में। रीजन्स में, रीजनल के अंदर आ जाता है रीजन्स। ठीक है ना। देखो इसके अंदर ये लिखा हुआ है, जैसे जो हमारी स्टेट है, तमिलनाडु पता है, केरला पता है, कर्नाटका पता है, इसमें जो है जो वर्कफोर्स थी ना वो ज्यादा किस में थी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में थी, एग्रीकल्चर में नहीं थी। कहां पे, तमिलनाडु साउथ की साइड में। साउथ में जो है ज्यादा हमारा एग्रीकल्चर में नहीं थे लोग बाग, किस में थे, सेकेंडरी में और टर्शरी में। वहीं पे अगर हम देखें ओडिशा जो है, राजस्थान है, ओडिशा है, इसमें जो है ज्यादा जो जनता थी काम करने वाली वो एग्रीकल्चर में एंगेज थी। ठीक है, ये हो जाता है। फिर है अनबैलेंस ग्रोथ। अनबैलेंस ग्रोथ का मतलब है कि जो ग्रोथ थी ना
तीनों ही सेक्टर में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में वो बैलेंस नहीं थी। बैलेंस कब कहलाएगी? जब तीनों में ही बराबर बराबर सी ग्रोथ हो। लेकिन यहाँ पे तो बैलेंस कोई ग्रोथ थी नहीं, क्योंकि सारे लोग किसमें थे? एग्रीकल्चर में ही थे, और उसकी भी कुछ खास ग्रोथ नहीं थी। एंगेज भी एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर की तब भी कुछ खास ग्रोथ नहीं थी। ठीक है ना, ये इसके अंदर है। देखो, ग्रोथ जो है बैलेंस तब कहलाती है जब जितने भी सारे सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इकोनॉमिक है, वो सब इक्वली डेवलप्ड हो। लेकिन इंडिया जैसे केस में क्या है? सेकेंडरी और टर्शियरी जो है वो इन्फेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ। इन्फेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ का मतलब कि ग्रोथ की बहुत ही शुरुआती दौर से गुजर रहे थे, यानी कि ग्रोथ ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रही थी बिल्कुल भी, बहुत ही ज्यादा इन्फेंट एक के उसमें थे। वहीं पे जो है आजादी के समय पे वाज बैकवर्ड। इसका मतलब यही हुआ कि जो इंडियन इकोनॉमी थी, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था थी, जो आजादी के समय पे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, वो बहुत ही ज्यादा लोपसाइडेड और बैकवर्ड, पिछड़ी हुई थी और बहुत ही ज्यादा बेकार थी। ठीक है, फिर है फोर्थ पॉइंट, इंडस्ट्री एन इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। जो है इंडस्ट्री भी ऑक्यूपेशन का एक हिस्सा था, लेकिन उसमें ज्यादा लोग एंगेज नहीं थे। लिखा हुआ है आजादी के समय पे सिर्फ 9%, 9.0% जो है पॉपुलेशन, वो किसमें थी? वर्किंग पॉपुलेशन जो है मैन्युफैक्चरिंग में, माइनिंग में एंगेज थी। वहीं पे उसी समय पे 32% तो यूएसए में थी, 42% इंग्लैंड में थी, और 39% जापान में एंगेज थी। इसलिए सब कंट्रीज आज हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं। आजादी के समय पे हम 9% में है, देख लो बेटा कितने ज्यादा परसेंटेज में इनकी जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो ज्यादा जो है एग्रीकल्चर को छोड़ के दूसरे वाली सेकेंडरी में, टर्शरी में एंगेज थी। ठीक है ना। इट फर्दर प्रूव्स दैट बैकवर्ड ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, के आजादी के समय पे हम कहां पर थे और वो कहां पे स्टैंड कर रहे थे, इसलिए तो आज वो हमारे से बहुत ज्यादा आगे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोडवे, रेलवे, एयरवेज, इनमें क्या क्या, कम्युनिकेशन जैसे चीजें होगी, इनमें क्या क्या ब्रिटिशर्स ने करा। सबसे पहले रेलवे। बेटा रेलवे सबसे ज्यादा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, ये आप आगे चल के भी पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स ने कुछ पॉजिटिव चीजें भी करी थी क्या देश में। आपने देखा होगा आज भी ऐसे बहुत सारे पुल हैं, रेलवे लाइंस हैं, जो ब्रिटिशर्स के जमाने पे बनी हुई है और वो आज भी वहीं के वहीं पे है। अभी एक रिसेंटली मैं एक रील देख रहा था जिसमें क्या था कि अभी जो हमारी हरिद्वार में गंगा जी, जो गंगा हमारी रिवर है, वहां पे सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। सफाई का कार्यक्रम का मतलब क्या होता है कि जो पानी होता है वो रोक देते हैं। जब पानी हट जाता है रिवर में से तो नीचे दिखता है क्या क्या चीजें हैं, तो वहीं पे उसमें दिखाया जा रहा था कि रेलवे लाइन है वो आज भी ऐसे के ऐसे ही है, और वो हर टाइम, हर बार, हर साल दिखती है जब भी सफाई होती है, पानी रोक दिया जाता है। तो ये चीजें थी, वो अभी तक देखो वहां पे है, तो बनाई हुई है ना। तो ये इसके अंदर है कि रेलवे जो है वो ब्रिटिशर्स का सबसे अच्छा जो है मेजर कंट्रीब्यूशन था, और इसका जो ईयर है वो आपको याद रखना है 1850। रेलवेज भी उन्होंने क्यों बेटा डेवलप करी? इंडियंस के लिए डेवलप करी थी क्या? नहीं, अपने फायदे के लिए डेवलप करी थी। उनको जो रॉ मटेरियल था वो जो है पोर्ट्स तक ले जाना होता था, है ना। उनकी जो आर्मी थी वो इधर से उधर जाती थी, ये सब चीजें उसमें मतलब अपने लिए ही उन्होंने ये सब चीजें डेवलप करी थी। ठीक है ना। रेलवे जो है अनेबल करती थी लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने में। फिर उसके बाद रेलवे जो है उससे फॉरेन ट्रेड भी प्रमोट होता था। कैसे वो होता था? फॉरेन ट्रेड प्रमोट होता था, बट इट बेनिफिट ब्रिटिशर्स, के उससे ज्यादा बेनिफिट ब्रिटिशर्स को ही मिला, इंडियंस को नहीं मिला। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट में आप ये बताएंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए, कुछ कोशिश करी, कुछ प्रयास करा एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने की, बट हाउएवर दिस वाज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी। वो उतना नहीं कर पाए जिस वो करना चाहते थे। ये इस पॉइंट के अंदर लिखा है। उन्होंने इनलैंड वाटर वेज जो है वो करने की कोशिश करी। इनलैंड का मतलब रिवर्स, हमारे कैनाल्स, इसके अकॉर्डिंग करने की कोशिश करी जो हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट था, लेकिन वो नहीं कर पाए, अनइकोनॉमिकल रहा। दो कारण रहे इसके। क्या है पहला कारण? कि एक तो जो फॉरेन शिपिंग कंपनीज हैं उनसे बहुत ज्यादा कंपटीशन था, और जो ब्रिटिश रूलर्स है ना इंडिया में, उनका भी कुछ खास सपोर्ट नहीं मिला इस उनके प्रोजेक्ट में। तो इसलिए ये जो है वाटरवेज, एयरवेज कुछ खास यहां पर डेवलप नहीं करके गए हैं वो। फिर है रोड उन्होंने डेवलप करी, बिल्कुल करी, कि रोड से भी जो है वो चीजें जो है कर सकते हैं, रॉ मटेरियल को जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है कि रोड जो है डेवलप करी गई टू फैसिलिटेट ट्रेड बाय रोडवेज, के जो व्यापार है ना वो कर सकते हैं, रॉ मटेरियल को ले जा सकते हैं, जो फिनिश गुड ला रहे हैं उसको वापस में यहाँ पे ला करके बेच सकते हैं। रोड वर बिल्ड फॉर मोबिलाइजिंग द आर्मी, आर्मी को भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो उसके लिए वो आसान हो जाती है, और रॉ मटेरियल को शिफ्ट करना है, ये आपको बताइए। फिर है कम्युनिकेशन में जाता है पोस्ट और टेलीग्राफ्स। पोस्ट और टेलीग्राफ जो है पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था उस समय पे। क्यों करा गया था? ताकि मान लीजिए कुछ लोड और ऑर्डर को मेंटेन करना है, कहीं पर जो है कुछ दंगे फसाद उस टाइम पे कॉमन सब चीजें थी, ये हो गई हैं, है ना। तो इसी के कारण अगर कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन मैसेज भेजना है तो कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग हम भेज सकते हैं, पोस्ट के टेलीग्राफ के मदद से भेज सकते हैं ये। और इनएक्सपेंसिव सिस्टम था इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का। ठीक है, यही इसका मेन कारण था।
फिर इसके बाद बेटा यहां से 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार मार्क कर रहा हूं, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के अभी तक तो हमने पढ़ाई था कि क्या क्या उन्होंने हमारे सेक्टर्स को एक्सप्लॉइट करा, क्या कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस भी रहे, बिल्कुल रहे, जिसमें सबसे पहला हमारे पास है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, कि उन्होंने ना हमें कमर्शियलाइजेशन सिखाया। कमर्शियलाइजेशन का मतलब होता है कि हमारे पास सब्सटेंस फार्मिंग हमें नहीं करनी है, कमर्शियलाइजेशन ही करना है। कमर्शियलाइजेशन का मतलब यही है कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा कैश क्रॉप्स को जो है प्रोड्यूस करो इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स को मत उगाओ। तो इससे हमें क्या हुआ कि जो फार्मर्स का आउटलुक था, यानी कि फार्मर्स का देखने का सोचने का नजरिया भी बदला। उन्हें पता लगा कि मार्केट में किस चीज का रेट मिल रहा है, हम तो जो है फूड ग्रेन्स यानी कि फूड क्रॉप्स के चक्कर में लगे हुए हैं और कैश क्रॉप्स उगा करके पैसा भी कमाया जा सकता है। ये इसमें एक मेन चीज थी कि फोर्स करा उन्होंने कमर्शियलाइजेशन में इंडिया एग्रीकल्चर के अंदर। तो जिससे क्या हुआ, ग्रेजुअल चेंज आया फार्मर्स के देखने के नजरिए में, सोचने के नजरिए में, आउटलुक ऑफ द फार्मर्स में चेंज आया। फार्मर्स ने क्या करा, मार्केट प्राइस को जानने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी, समझ में आने लगा कि किस चीज का मार्केट में दाम मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या उन्होंने डेवलप करा बेटा, 2 चीज डेवलप करी, एक तो रेलवेज और एक रोडवेज। रेलवे और रोडवेज जो है उन्होंने बनाया, जिससे नई अपॉर्चुनिटी आई इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ की। सोशल ग्रोथ मतलब सामाजिक ग्रोथ, कि एक दूसरे को जानने में समझने में जो है अच्छी चीजें जो है यहाँ पे हो पाई, एक दूसरे को समझ पाए। एक दूसरे से मतलब कैसे है कि रीजन्स, जैसे रीजनल में जो है हमारा होता है ना कि कम्युनिकेशन भी कम है, वो सब चीजें भी हो पाई, एक दूसरे का हम ट्रेडिशंस को भी जान पाए, सारे जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वो सबको जोड़ पा रहा है, ये इसके अंदर आ जाता है ना। सोशल के अंदर लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन से क्या हुआ, ड्रॉट हिट एरियाज में भी मदद मिली। कि कई बार ऐसा होता था कि कई बार कुछ फेमाइंस आ गई, कुछ ड्रॉट्स आ गए, है ना, भूखमरी हो गई, ये सब चीजें हो गई, तो वहां पे एकदम से अगर खाना पहुंचाना है तो अगर आप ऐसे पहुंचा सकते हो तो बहुत टाइम लगेगा, अगर रेलवेज है रोडवेज है तो हम फटाफट से काम कर सकते हैं। ठीक है ना। एंड प्रमोटेड कल्चरल एफिनिटी अमंग पीपल, के कल्चर्स, एक दूसरे के कल्चर्स को भी हम जान पाएंगे। सोशल ग्रोथ के अंदर ही आ जाता है कि मान लीजिए अगर नॉर्थ वालों को साउथ वालों को कल्चर जानना है, वो कब जान पाएंगे, जब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। कैसे कनेक्टेड हो सकते हैं, हम कनेक्टेड हो सकते हैं ट्रांसपोर्ट की मदद से। चेक ऑन फेमाइन, चेक ऑन फेमाइन का मतलब यही कि जो भी ड्रोट्स आते थे, जितनी भी हमारी ऐसी नेचुरल कैलेमिटी है, उस समय पे जो हमारा ये मान लीजिए रोडवेज है, रेलवेज है, ये बहुत ज्यादा मददगार होता था खाना पहुंचाने में, इस तरह की चीजें करने में। रोडवे और जो रेलवे है वो हमारे पास ग्रेट चेक हुआ इस ऑक्यूरेंस और इंपैक्ट पे, नेचुरल कैलेमिटीज जैसे कि ड्रॉट, जैसे कि फेमाइंस, है ना। फूड सप्लाई करने में बहुत ज्यादा, ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज्यादा मदद मिली ड्रॉट एरियाज में। ठीक है, और 2 पॉइंट और है, शिफ्ट टू मॉनेटरी एक्सचेंज। शिफ्ट टू मॉनेटरी एक्सचेंज में आप ये बता सकते हैं कि पहले जो इंडिया में क्या सिस्टम चलता था, आपने देखा होगा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम समझते हो ना, मनी चैप्टर में आपने पढ़ा था क्लास 12 के अंदर ही अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स में, कि सामान के बदले सामान एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये बार्टर कहलाता था। तो मॉनेटरी सिस्टम वही लेकर के आए जिसमें पैसे का इंट्रोडक्शन हुआ, मनी का इंट्रोडक्शन हुआ, ये सब चीजें थी। ब्रिटिश रूल ने मदद करी इंडियन इकोनॉमी में बार्टर सिस्टम से मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में आने की। ये ग्रोथ थी मॉनेटरी सिस्टम को, जिससे क्या हुआ, लेबर का डिवीजन, स्पेशलाइजेशन और एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन। देखो पहले कितना मुश्किल होता होगा कि अगर आप कुछ सामान बना रहे हो और आपको बेचना है और उसके बदले आपको सामान मिलेगा, वो अगर सामने वाला आपको कोई सामान दे रहा है और वो आपको चाहिए नहीं, फिर आप सामान कैसे बेच पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो एक्सपेंशन कैसे करोगे अपना, स्पेशलाइजेशन नहीं आ पाएगी, ये सब चीजें हैं। तो इसलिए जो है पैसा, मॉनेटरी चीजें जो है वो अच्छी मानी गई। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, देखो जब ब्रिटिशर्स आए तो उससे पहले क्या चलता था, सब हमारे पास मेनली राजा महाराजा ये सब होते थे। इनका सिस्टम अलग था कि एक राजा, उसके नीचे उसके जो है पूरे के पूरे सारे सिस्टम्स होते थे, मंत्रीगण होते थे, ये सब चीजें होती थी, फिर आर्मी होती थी नीचे। तो ऐसे ये अलग सिस्टम था। पर ब्रिटिशर्स का जो आपने देखा होगा एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पूरा देश चलाने का सिस्टम था वो एक अलग था, है ना। उनकी जो है एक मेन जो रूलर होता था, फिर उसके नीचे ऑफिसर्स होते थे, फिर उसके नीचे ऑफिसर्स होते थे, इस तरीके से फिर नीचे आर्मी होती थी। तो एक वही एक पूरा सेटअप जो है आज भी फॉलो हो रहा है। आप देख पाओगे जो भी हमारे पास कंट्रोल कौन करते हैं हमारे देश को, जितने भी हमारे पुलिस वाला एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हो गया, वो एक पूरा अलग सेटअप है ना। एक ऑफिसर, फिर उसके नीचे ऑफिसर, फिर उसके नीचे ऑफिसर, इस तरीके से चल रहा है। तो देश को आजाद होने के बाद जो भी हमारे पॉलिटिशियंस थे, जितने भी हमारे देश को चलाने वाले लोग थे, उन्हें एक बना बनाया मॉडल मिल गया, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल मिल गया, जिससे ही उन्हें मदद मिली देश को आगे चलाने में। ये इसके अंदर लिखा हुआ है कि पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मिला, जिससे रेडीमेड एक मॉडल मिल गया, है ना, पॉलिटिशियंस को और प्लानर्स को देश को आगे चलाने के लिए। फिर इसके बाद आगे हमारे पास नेक्स्ट है
स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के इंडियन इकोनॉमी कैसी थी आजादी के समय पे। सबसे पहले इसके अंदर लिखा हुआ है कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब था कि ब्रिटिशर्स ने ना हमारी जो वेल्थ थी वो बहुत ज्यादा ड्रेन कर दी थी, बहुत ज्यादा गिरा दी थी हमारी पूरी वेल्थ को, इंडियन इकोनॉमी की वेल्थ को। कैसे वो करते थे, वो एज अ कॉलोनी यूज करते थे। कॉलोनी का मतलब क्या हो गया कि इंडिया से सारा का सारा रॉ मेटेरियल ब्रिटेन, ब्रिटेन से सारा का सारा फिनिश गुड इधर, तो हम सिर्फ और सिर्फ एज अ रॉ मेटेरियल ही यूज करते थे। हमारे जितने भी यहाँ पर सब चीजें होती थी, जितना भी सारा प्रोडक्शन होता था, वो सिर्फ और सिर्फ रॉ मेटेरियल, यानी कि हमारा कैश क्रॉप से उगाया जा रहा है, वही सारा बाहर जा रहा है, उसी से जो है उनकी इकोनॉमी का डेवलप हो रहा है और हमारी इकोनॉमी जो है वो बेकार हो रही है। वो इसके अंदर है कि जो है कमर्शलाइजेशन ने क्या करा, इंडियन इकोनॉमी को जो है रॉ मेटेरियल के लिए ही सिर्फ और सिर्फ रख दिया कि हमारी इकोनॉमी रॉ मेटेरियल ही सिर्फ भेज रही है और उनकी इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ जा रहा है ब्रिटिश कॉलोनी का। ये इसके अंदर है, ठीक है। फिर है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखने हैं, एक तो है फ्यूडल सिस्टम, एक है कैपिटलिस्ट सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम का मतलब क्या होता है, फ्यूडल सिस्टम का मतलब होता है कि यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स है, यानी कि जो जमीन के मालिक है, जमींदार है, वो कल्टीवेटर्स है, जो भी उनकी जमीन पे काम करने वाले लोग हैं, उनसे बहुत ज्यादा लगान वसूलते हैं। यही सिस्टम कहलाता है फ्यूडल सिस्टम। लिखा हुआ है लैंडलॉर्ड जो है बहुत हाई रेट ऑफ लगान यानी कि टैक्स वसूलते थे कल्टीवेटर से। और कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या कहता है कि ना दो क्लासेस बना दी गई, एक तो हमारे ऑनर्स यानी कि जमींदार कैपिटलिस्ट बोलते हैं, और एक है लेबरर्स जो कि कल्टीवेटर्स हो गए, जो कि छोटे मोटे किसान हो गए। फिर है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसका जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा या तो स्लो है या बिल्कुल ना ही के बराबर ग्रोथ है। और सबसे ज्यादा स्लो ग्रोथ जो है वो किसमें थी, एग्रीकल्चर में थी उस समय पे। ये इसके अंदर लिखा है एक ऐसी इकोनॉमी जो कि बहुत लो रेट से आगे बढ़ रही हो, लो रेट ऑफ ग्रोइंग स्टेज से आगे बढ़ रही हो, वो हमारी स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहलाती है। और स्टैग्नेंट इंडिया में कौन सी इकोनॉमी थी, वो थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है 3 पॉइंट और है बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड का मतलब पिछड़ी हुई इकोनॉमी, बेकार इकोनॉमी। उसमें 3-4 पॉइंट है। सबसे पहले तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, कि हमारा आउटपुट जो था ना, जितने भी लोग काम कर रहे थे उनका आउटपुट बहुत बेकार था, मेहनत तो कर रहे थे पूरी लेकिन आउटपुट नहीं मिल पा रहा था, इसलिए बैकवर्ड थी इकोनॉमी। पुराने मेथड एग्रीकल्चर में लगाए जा रहे थे जिससे हम अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर सकते, जल्दी प्रोडक्शन नहीं कर सकते, जिसमें फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, नई नई मशीन्स, टूल, इक्विपमेंट्स, ये सब चीजें नहीं थी। लो पर कैपिटा इनकम यानी कि पर पर्सन इनकम जो है वो भी बहुत ज्यादा कम थी, क्योंकि लोग काम नहीं कर पा रहे थे, उनको अच्छी चीजें नहीं मिल पा रही थी, पैसा नहीं मिल पा रहा था, तो जो है इनकम भी कमी होगी। लोग मर भी बहुत रहे थे और पैदा भी बहुत ज्यादा से हो रहे थे, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं थी, है ना, फैमिली प्लानिंग की, किस तरीके से सब चीजें होती हैं, और मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं थी, तो इसलिए लोग बाग छोटी मोटी बीमारियों से भी मर जाते थे। मास इलिटरेसी, मास इलिटरेसी का मतलब है बहुत ज्यादा जो है इलिटरेट लोग थे, कम पढ़े लिखे लोग बाग थे, है ना। डिप्लीटेड और डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर एक बार अगर डेप्रिसिएशन लग गया हमारे एसेट्स पर, एसेट समझते हो ना, एसेट पर जैसे हमारे इक्विपमेंट्स हो गए, जितनी भी सब चीजें, उन पर अगर एक बार डेप्रिसिएशन लग गया, वो खत्म होने की कगार पे है, तो हमारे पास कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है कि हम उनके बदले उनको रिप्लेस कर सकें। इसके अंदर लिखा है एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर अरेंजमेंट नहीं है कि आप रिप्लेस कर सको एसेट्स को, अगर उन पे एक बार यूज करने के बाद डेप्रिसिएशन लग गया। डेप्रिसिएशन तो लगता ही है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यूज करते हो, नहीं भी करोगे तब भी लगेगा ही, ठीक है। एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी, एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी में आप लिखोगे डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल इज द बेस्ट पॉलिसी जो अंग्रेजों ने, जो ब्रिटिशर्स ने इंडियंस पे लगाई। अगर उन्हें हम पे राज करना था ना, तो सबसे मेन चीज थी उनकी डिवाइड एंड रूल। वो क्या था कि लोगों को ना आपसी रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे उनको आपस में जो है आप डिवाइड कर दो, फिर उन पे रूल करो। डिस्क्रिमिनेट कर दिया, है ना, ये लिखा हुआ है डिवाइड एंड रूल, जिससे क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे। ये सब चीजें इसके अंदर देखने के लिए मिली। क्या ये बात क्लियर है? इसके बाद लास्ट पॉइंट, लास्ट जो है ये भी मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ हमारा इंडिया, के इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या थी, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है हाई बर्थ रेट और डेथ रेट। के जो हमारा बर्थ रेट था, जो हमारा डेथ रेट था, वो बहुत ज्यादा था, मतलब लोग बाग ज्यादा जो है पैदा हो रहे थे, मर भी बहुत ज्यादा रहे थे। बर्थ रेट का मतलब यही है कि रेफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर 1000 इन अ ईयर, कि कितने जो है बच्चे जो है हमारे पैदा हो रहे हैं पर 1000 इन अ ईयर। और मरने का क्या होगा, डाइंग आ जाएगा, पीपल डाइंग पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। ये कितना था, ये था बहुत ज्यादा, 48 और 40% था रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना, पर 1000 के हिसाब से। क्यों ऐसा होता था, देखो लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी कि फैमिली प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, कितने बच्चे होने चाहिए घर में, है ना। और डेथ रेट ज्यादा क्यों था, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, छोटी मोटी बीमारियां हुई, कुछ डिजीजेस हुई, है ना, तो उसी से एकदम से डेथ हो गई, कोई भी ऐसे मेडिकल फैसिलिटीज नहीं अवेलेबल थी।
पुअर हेल्थ फैसिलिटीज में क्या क्या आ जाएगा, जैसे सैनिटेशन हो गया, जैसे हमारा प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटी बेकार था, हेल्थ केयर फैसिलिटीज ये सब बेकार थी। ऊपर वाली लाइन में लिखा है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ज्यादा बेकार थी, पुअर थी ब्रिटिश रूल के अंडर में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये क्या होता है कि जो भी नवजात शिशु बोलते हैं ना, जिसको मान लीजिए एक बच्चा है वो 1 साल का होने से पहले ही जो है वो खत्म हो गया, यानी कि उसकी डेथ हो गई, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो नंबर है डेथ्स का पर 1000 लाइव बर्थ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज ड्यूरिंग एक गिवन ईयर के अंदर, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ज्यादा हाई था, एज आई हैज 218 पर 1000 था और अब 33% रह गया सिर्फ 2017 के डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। समझ में आ गया। लास्ट है बेटा, ये लास्ट है, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के एवरेज लाइफ क्या थी लोगों की उस समय पे, वो थी बेटा 32। आदमी 32 के अराउंड ही हो जाता था कंप्लीट, ठीक है ना। अब कितनी है, 69 के आसपास। ये लिखा हुआ लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, रेफर्स टू द एवरेज नंबर ऑफ इयर्स फॉर विच पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लिव, के कितने एज अ एक्सपेक्टेड लाइफ, एवरेज लाइफ कितनी होती थी। वैसे तो लाइफ जो है वो अनसर्टेन है, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, लेकिन एक एवरेज लाइफ के बेसिस पे ये सब चीजें होती है। लो लिटरेसी रेट, लो लिटरेसी रेट का मतलब क्या है कि लोग बाग कितने लिटरेट थे, कितने पढ़े लिखे थे, वो भी बहुत ज्यादा लो थे। लिखा है ओवरऑल जो लिटरेसी लेवल था वो 16% से भी कम था, जिसके अंदर फीमेल जो है वो था 7% से भी कम। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, गरीबी, गरीबी जो है वो बहुत ही ज्यादा थी, ये लिखा हुआ है। कोई भी रिलायबल डाटा नहीं था पॉवर्टी का। देयर इज नो डाउट दैट एक्सटेंसिव पॉवर्टी प्रिवेल्ड इन इंडिया, बहुत ज्यादा गरीबी थी कॉलोनियल पीरियड के अकॉर्डिंग, यानी कि ब्रिटिश पीरियड के अकॉर्डिंग। ओवरऑल जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था कॉमन पीपल का वो कैसा था, बहुत ज्यादा लो था, और वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी कंट्री के अंदर, ठीक है ना। ये समझ में आ गया, क्लियर है। इसी के साथ लास्ट, जैसे मैंने आपसे बेटा प्रॉमिस करा था कि इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बताई जाएंगी, सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेट्स, जिसमें सबसे पहला है बैटल ऑफ प्लासी। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, जिसका मतलब क्या था, जिसका मतलब यह था कि जहां से ब्रिटिशर्स का ओरिजिन हुआ, फाउंडेशन हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल्स के बीच में एक हमारे पास रेवोल्यूशन हुआ, जिसमें नवाब ऑफ बंगाल्स हार गए और ब्रिटिशर्स का वहीं से बेटा फाउंडेशन हो गया। ये डेट याद रखना। दूसरी है टिस्को, टिस्को का मतलब है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का सेटअप हुआ कब, 1907 में। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का मतलब था कि बेटा एक ऐसा साल आया था, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड से पहले तुम समझो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस आया 1881 में। इसका मतलब था कि कब पहला सेंसस हुआ, सेंसस का मतलब पॉपुलेशन जो है वो काउंट करी गई, पहला, ठीक है ना, ऑफिशियल। फिर है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का मतलब है कि एक ऐसा साल था बेटा जिसमें लगातार जो पॉपुलेशन थी वो तो बढ़ ही रही थी। अगर हम देखें हर बार जब भी पॉपुलेशन काउंट होती थी 1881 के बाद हर बार बढ़ रही थी, लेकिन 1921 एक ऐसा साल था जो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड था, जिसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन थी वो पहली बार कम हुई, कुछ फेमाइंस, कुछ ड्रॉट्स या कुछ इस तरह की नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से। फिर उसके बाद है ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल 1869। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब यह था कि हमारे पास ब्रिटेन और इंडिया के बीच में ना एक नया शिप का रास्ता बनाया गया, जो कि सुएज कैनाल कहलाया गया, जिसमें जो है ट्रेड यानी कि रॉ मटेरियल आता जाता था, फिनिश गुड आते जाते थे। फिर उसके बाद रेलवे ब्रिटिशर्स ने कब शुरू करा, 1850 इंडिया के अंदर। ये थी सारी इंपॉर्टेंट डेट्स। इसी के साथ बेटा यहीं पर हमारा चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाता है, चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जिस तरीके से हमने बहुत बढ़िया तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स को अभी तक कंप्लीट करा है, काफी सारी चीजें उसमें कंप्लीट करी है, उसी तरीके से हम इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट कर ही चुके हैं इस फर्स्ट चैप्टर को तो, और आईडी को भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। टिल देन, थैंक यू।